हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं चंगेज खान के बारे में। क्या आपको पता है 1000 साल होने के बावजूद आज तक चंगेज खान की कब्र किसी को क्यों नहीं मिली? कब्र है कहाँ? ये कहाँ पैदा हुए थे और इन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कैसे किया? क्या ये अलेक्जेंडर से भी बड़े शासक थे? क्या उससे ज्यादा खूंखार राजा थे? तो चलो जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ 1162 के अंदर और वो नदी जो उत्तर मंगोलिया के पार्ट है वहां पर इनका बर्थ हुआ। इनके जो पिता थे यशुगई, वो कबीला था जिनका, उसके सरदार थे और सरदार होने के नाते उसके बेटे जो होते तो ये भी सरदार बनते, जाहिर सी बात है। और वहां क्या होता था, छोटे छोटे कबीले बटे होते थे। ये अफगानिस्तान में तो आज तक भी होता है, लेकिन पुराने टाइम में काफी छोटे छोटे एरिया में कबीले बनते थे, उनके सरदार होते थे, वो वहां पर सारी चीजें व्यवस्था करते थे। लेकिन दूसरे कबीले वाले लड़ाई भी करते थे, हमला भी करते थे। तो एक दूसरे कबीले वाले ने इनके कबीले पर हमला किया और हमला करने के बाद इनकी वाइफ, जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी बोरते, उसको अगवा कर लिया। जब इनकी शादी हुई थी तकरीबन 16-17 ईयर्स के थे ये, और इनकी वाइफ जो इनकी काफी साथी भी थी या दोस्त भी थी, उसी कबीले की थी। तो उसके बाद अगवा करके जब दूसरा कबीला इनको ले गया, उनकी वाइफ को ले गया, तो ये एक बदले की भावना में जा गए या एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने इकट्ठे किए दोस्तों को, मनाया। 2-3 कबीले के और दोस्त थे इनके, जिनको इन्होंने मनाया कि हम हमला करने चलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका कबीला लूट गया था, बर्बाद हो चुका था। तो बहुत कम लोग बचे होंगे जो जिंदा थे, लड़ने के लिए थे। तो 2 कबीले के सरदार जो थे, उनके जो के दोस्त थे, इनको मनाया इन्होंने लड़ने के लिए, हमला करने के लिए। और 8 महीने बाद जिस कबीले ने उनकी वाइफ को अगवा किया था, वहां इन्होंने हमला किया, अपनी वाइफ को भी बचाया और वहां सबको मार दिया। ये इतने खुखार बन चुके थे बदले की भावना में कि इनकी वाइफ को कोई कैसे ले सकता है। और 8-9 महीने बाद जब वापस लेके आए, उस पूरे कबीले का नाम मिटा दिया, बच्चे औरतें बूढ़े सब मार दिए। और जब ऐसा हुआ तो सबके अंदर इनका डर फैल गया कि ये बहुत ही निर्दयी शासक है, ये बहुत ही निर्दयी इंसान है, ऐसे फीलिंग इन्होंने पैदा की। और जब वापस आए तो जो दोस्त गए थे, बाकी कबीलों के सरदार जो गए थे, उन्होंने और काफी सारे कबीलों ने मिलकर इनको अपना सरदार लीडर मान लिया और इनको एक ख्याति दी जिसको बोलते हैं खान। हालांकि खान मुस्लिम वाला खान नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया था, लेकिन खान का मतलब होता है सरदार, जो चाइना के अंदर होता था। और इनको एक उपाधि होती थी गिंगिस खान या चंगेज खान की। उसके बाद इन्होंने मंगोलिया से बढ़ाया अपने राज्य को, और जो 2 डायनेस्टी थी वहां पर बहुत बड़ी चाइना के अंदर, उन 2 डायनेस्टी को खत्म किया और ये बहुत भी निर्दयी शासक बन के उभरे। ऐसा मानते हैं कि इन्होंने अपनी निर्दयता को फैलाने के लिए, यानी जीतने के लिए, लोगों को 2 चीजें अपनाई। पहला, ये वॉर करते थे और जहां हमला करके जीतते थे वहां लगभग 90% आबादी को मार देते थे, सिर्फ 10% छोड़ते थे। ऐसा ही मानते हैं कि कई रिसर्चर्स कि जब इन्होंने शासन किया था उस टाइम पूरी धरती का जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो CO2 निकलने का जो चीज थी, जो इंसान जैसे पैदा करते हैं, वो 20% कम हो गई थी वर्ल्ड में। इतने लोगों ने मारा। जब इन्होंने ईरान पे हमला किया था, जब ईरान से वापस बाहर निकले थे, तो ऐसा मानते हैं सिर्फ 2000 लोग इन्होंने ना छोड़े थे 20 लाख में से, बाकी सबको इन्होंने मार दिया था। दूसरी ये करते थे कि अपनी बेटियों की शादी कर देते थे। जैसे मान लो किसी जगह इन्होंने हमला किया और जीत नहीं पाए, तो अपनी बेटी की शादी कर देते थे उस राजा के या उस जो भी प्रिंस होता था उसके साथ, और उसके बाद राजा को बुलाते थे अपने साथ लड़ने के लिए और सबसे आगे करते थे जंग के अंदर। अगर वो मर गया तो किसको मिलेगी गद्दी? इनकी बेटी को, यानी वो राज्य भी अपना। अगर वो नहीं मरा तो इनके लड़ रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मानते हैं कि इनकी 4 ऑफिशियल शादी हुई थी, लेकिन इनकी अनऑफिशियल इन्होंने शादी की, जो कई रिसर्चर मानते हैं तकरीबन 500 शादी की इन्होंने। और ये मानते थे कि जितने बच्चे आप पैदा करते हो वो आपकी मर्दानगी होती है। और ऐसा मानते हैं आज की डेट में तकरीबन 16 मिलियन से 20 मिलियन लोग जो है उनमें इनका डीएनए है, उनमें इनका डीएनए है। इसका मतलब तकरीबन आज की डेट में 2 करोड़ जो इंसान है उनमें इनका डीएनए है। यानी इनके या तो पोते पोतियों की से चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं। और बाद में इनका एक फेमस जो पोता हुआ जिसका नाम था कुबलई खान, उसने युआन वंश की स्थापना की थी चाइना के अंदर। लेकिन ये खाली कट्टर शासक तो था ही, निर्दयी भी था, लेकिन इसने और भी बहुत चालाक काम करे, इसका दिमाग बहुत था इसके अंदर। ये क्या करता था, इसने जो रूट होते थे बिजनेस के वो इसने सेव करे। और एक बहुत फेमस रूट था, इसको बोलते सिल्क रूट, जिसको बोलते थे रेशम का रूट, इसने वो सेव किया, जो कि पूरा सऊदी अरेबिया से या अरब कंट्रीज जाता था चाइना के अंदर। इसने पूरी सेफ्टी मेंटेन करी और नाम इतना खतरनाक था, कौन से लड़े, नाम सुन के लोग कांपते थे। जब इसकी मौत हुई, तकरीबन इसने जो राज्य किया 70 ईयर्स के आसपास राज्य की है, और इसकी जो मौत हुई वो हुई 1227 के आसपास।
लेकिन इसकी मौत की खबर बाकी दुश्मनों में ना फैले इसलिए कई साल तक इसकी मौत को राज रखा गया। इवन जिनको पता लगा उनको भी यकीन नहीं था, इतना डर था इसका कि 10 साल तक लोग इसके नाम से कांपते थे। जिन्हें पता भी लग गया था कि मर गया है वो फिर भी डरते थे कि ऐसा ना हो कि वापस आ जाए, इतना खौफ था इसका। इसका एक फेमस तरीका था डराने का कि इंसानों की खोपड़ी लेता था और खोपड़ी के पहाड़ डालता था, मीनारें, जो देखे वो डर जाए, जो मर गया वो तो मर ही गया। तो 1227 में इनकी डेथ हुई। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर कि इनकी कब्र कहाँ है, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी कि इनकी कब्र कहाँ है। तो 2-3 चीजें हैं इसके बारे में। पहली बात तो मंगोलिया में एक प्रथा है कि जब कोई शासक मरता है तो उसको एकांत में छोड़ देते हैं, यानी कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, कोई ढूंढे ना उसकी कब्र को, तो उसके लिए काफी राज रखते हैं उस चीज को। तो सबसे पहले तो जो सैनिक इसको ले गए थे 200 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसको लेके जाए मंगोलिया में और जहां इसका जन्म हुआ था उसके आसपास के किसी भी एरिया में, नदी के एरिया में, वहां इनको दफनाया जाए। ऐसा करने के 200 लोग गए। जितने लोग रास्ते मिले सबको उन्होंने मार दिया ताकि किसी को पता लगे कि कब्र बनाने के लिए किस तरफ गए हैं। उसके बाद उन्होंने जब जो खोदने वाले होते कब्र वगैरह, वहां काफी सारा सोना वगैरह भी रखा है इन्होंने। ऐसा मानते हैं कि उसके पास दुनिया का लगभग आज की डेट में जितना सोना है उसका 20% सोना इनके खुद के पास था और उसमें से आधा सोना इनकी कब्र में दबाया गया है, इनकी कब्र के साथ दबाया गया। तो वो भी ढूंढने के लोग खोज कर सकते हैं। तो जिन्होंने कब्र खोदी, जिन्होंने चाहिए गाड़ी या अंदर दफनाया, उनको बाद में वो 200 सैनिक ने मार दिया। जब मार के बाहर निकले तो जो नदी थी, जो आसपास नदी बहती थी, झरना नदी टाइप था, उसका पूरा रुख मोड़ा ताकि इनकी कब्र के ऊपर चला जाए और पानी चला गया, घोड़े दौड़ाए गए, बिल्कुल समतल कर दिया उसको, यानी कब्र के जो होता है ना ऊपर दफनाने के बाद जो दिखता है मिट्टी, वो सब खत्म हो जाए, कुछ ना दिखे। वहां से बाहर निकले, तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, एक सेना थी 4000 की सैनिकों की जो इनका वेट कर रही थी बाहर निकलने के लिए। उन्होंने 200 को मार दिया। उसके बाद जब वो बाहर आए और 5-10 किलोमीटर के बाद तो 40,000 की सेना वेट कर रही थी 49,000 का, उन्होंने उसको मार दिया। तो ऐसा मानते हैं कि तकरीबन 10 मील के एरिया में जितने लोग थे उस टाइम, जितने इंसान थे, उन सबको मार दिया गया ताकि इसकी कब्र की कोई गारंटी ना दे सके, गवाही ना दे सके या बता सके कि कहाँ पर दफनाया गया है। कुछ किंवदंतियां ये भी कहती है, कुछ कहानियां ये भी कहती है कि कुछ लोग मानते हैं चाइना मंगोलिया में कि चंगेज खान दोबारा आएगा और जितने लोग वहां मार दिया गया वो सब वापस उसकी सेना बन के आएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंगोलिया के हिसाब से जो उनका शासक होता है उसकी कब्र कहाँ है किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो बाकी शासक होते हैं वो अपना दबदबा बनाने के लिए उसकी कब्र से हड्डियां बाहर निकालते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं बाहर जाके। ये भी थ्योरी 2020 और 21 के अंदर, यानी जो सदी शुरू हुई 20वीं, उसमें काफी रिसर्च की गई। चाइना ने और मंगोलिया ने शुरुआत की कि क्यों ना हम इनकी कब्र ढूंढे, लेकिन जो वहां के जो लोग थे जो इसकी जाति के थे, जैसे मैं बताया कि 2 करोड़ में डीएनए इसी गई है, तो सारे पोते पोते ही फैल रहे हैं इसके। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बिल्कुल इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके बाद इस सर्च को रोक दिया गया परमानेंट बेसिस पर और अब भी इसकी कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं है। क्या लगता है आपको, पता होनी चाहिए कब्र कहाँ है इसकी या जहां है वहां छोड़ देनी चाहिए एज इट इज? आप बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।